हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं राम आज आप सबको सॉल्यूशन पार्ट 2, जिसमें हम खूब सारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और सोनार पढ़ेंगे, अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे और चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे हैंड रिटेन नोट्स से जो मैंने आप सबके लिए बना रखे हैं। तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ, मैंने एनसीईआरटी बुक की PDF भी खोल रखी है जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, यार ये मेरा फ़ोन ब्लर, मतलब कैमरा ब्लर मारा था तो फ़ोटो थोड़ी सी ऐसी हो गई है। सो अगर मैं बोल के आपको समझाऊंगा आप समझ सकते हो, तो आपको लिख भी लोगे आप मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने ये क्या होगा कि लाइट जो है बाउंस बैक कर जाती है, मतलब टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि साउंड क्या होती है, किसी हार्ड सरफेस पर टकरा के क्या होती है, वापस आ जाती है। ठीक है, उसका एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे पीडीएफ खोल रखी है ये। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कि ये अलार्म क्लॉक रखी है, यहाँ से इंसिडेंट साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है। और ये क्या है, एक नॉर्मल है परपेंडिकुलर, जो आपने पढ़ा है कि एक इंसिडेंट रे एंड अ रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल लाइन अ सेम प्लेन, आपने पढ़ा होगा। ये यहाँ पे भी ये लॉ लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीड करना शुरू करता हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब समझ में भी आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने भी नोट्स ये लिख नहीं रहे हो तो आप प्लीज़ यार इनको लिखना शुरू कर दीजिए, और मेरे ख्याल से आप खुद इन्हें बनाइए। सही है, अपने आप से बनाइए, अपनी एनसीईआरटी बुक से बनाइए। तो मैंने अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके नोट्स तैयार किए हैं। अगर आपको इन्हें पढ़ना है तो यार खास कर यानी नोट्स ज़रूर कीजिएगा, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। तो यहाँ पे हम बताते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, मतलब साउंड मतलब टकरा के आना, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस है। एक हार्ड सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब एक कोई हमने रिफ्लेक्ट करा, मतलब उसको कोई इंसिडेंट करें, इंसिडेंट वेव फेंकी, जैसे इंसिडेंट रे फेंकते हैं, वही क्या करती है, टकरा के आती है, वापस आती है, रिफ्लेक्ट भी आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि यहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इंसिडेंट ऑफ साउंड वेव और रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड वेव, तो क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ना हार्ड सरफेस से टकरा के आती है, वापस आ जाती है। अब बाउंसिंग बैक, जितना आपको मैंने बताया, जितना समय जाने में लगता है उतनी समय क्या लगता है, आने में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लॉस हैं जो हमने लॉस ऑफ लाइट में पढ़े थे। लॉ यहाँ पे लिखा है द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ऑब्रेट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो बस छोटे से डिफरेंस होता है साउंड और लाइट में। लाइट की स्पीड एक ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड से, कंपेरिजन टू साउंड स्पीड। लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है बट साउंड नहीं कर सकती है। ठीक है, थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं पर लॉस सेम है इनके। लॉस क्या कहते हैं, द इंसिडेंट साउंड वेव, क्या कहते हैं, द इंसिडेंट रेस, द इंसिडेंट साउंड वेव आर रिफ्लेक्टेड साउंड wave are the normal at the point on incident or line सेम प्लेन, लाइन ना सेम प्लेन, लाइन लिख दिया, लाइन ना सेम प्लेन आएगा, LIE आएगा, ये नहीं आएगा लाइन, यहाँ पे गलती से लिख दिया LIE, लाइन ना सेम प्लेन। तीनों क्या होती हैं, ये नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने शायद फोटो में ही बनाया होगा, मैं आपको दिखाऊंगा फोटो में, पर यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर है इस बेंच की, मतलब इस बॉल की क्या परपेंडिकुलर। तो किस प्लेन पे, इस वॉल पे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर तीनों है। देखो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल किस पे लाई कर रहे हैं, इस वॉल पे, लाइन अप प्लेन, ठीक है, एक प्लेन है। तो ये हमारा क्या कहता है, पैरेलल ऑफ साउंड कहता है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंट लाइन अ सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, जिस एंगल से साउंड वेव इंसिडेंट की जाती है उसी एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है वो। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंट ऑफ साउंड। सही है, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से आती है। मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया होगा शोज करने के लिए आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक बॉल ली है, ये बॉल है, ये बॉल है, और
ये क्या कर रही है, इंसिडेंट साउंड वेव्स, ये क्लॉक है, क्लॉक क्या हो रही है, यहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है इस पाइप के थ्रू, मतलब पाइप ने बना के दिखा दिया है। तो यहाँ से इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है और ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जिस एंगल से आई है, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो क्या कहलाता है, हमारी प्रॉपर्टीज़। सो दोबारा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अलग अलग होती है, क्या क्या। अब आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। तो मैं आपको बता दूँ, इको, इको आप सब जानते हैं, मैं डिस्कस करूँगा इको में। बट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज अल्टीमेटेड इन वर्किंग ऑन अ डिवाइस सच एज, किस किस डिवाइस में करते हैं, मेगाफोन्स, मेगाफोन्स आप जानती होंगे, वो पुलिस जो होते हैं कि कहते हैं कि हमने आपको चारों तरफ से घेर रखा, तो डायलॉग आपने सुना होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, एक मेगाफोन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एनसाइड बुक में है ये, बल्ब हॉर्न, स्टेटोस्कोप और साउंड बोर्ड में सब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दे रखे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आगे देखिए, ये यहाँ पे हम फुल लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए इको आगे, इको से बाद में शायद ये देखिए, ये रहा, ये मेगाफोन होता है, ये देखिए ये मेगाफोन, ठीक है। और ये क्या होता है, हॉर्न, बल्ब हॉर्न, ये भोंपू भोंपू, ठीक है। तो और ये होता है स्टेटोस्कोप, ये डॉक्टर ये लगा रहे हैं, आपने देखा ही होगा स्टेटोस्कोप, ठीक है। तो इससे हम बीट, पल्सेस वगैरह चेक करते हैं, बहुत इजीली साउंड को क्या होते हैं, धड़कन, हार्ट बीट सुन सकते हैं, पल्सेस सुन सकते हैं किसी की भी। ओके, तो डॉक्टर लोग इसलिए लगाते हैं इसको, स्टेटोस्कोप को, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस एंड सम, ये देखिए इको, इको, आप इको के बारे में सब आप जानते हो, इको क्या होता है। इको क्या होता है, जो हम साउंड रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हम साउंड मतलब बोलते हैं, वो क्या होती है, गूंजती है सब जगह, हमारे पास जैसे हेलो 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 हेलो, तो ऐसे करके गूंजती रहती है, लंबी साउंड होती है। ओके, तो द रिपीटिशन ऑफ साउंड, मतलब रिपीटिशन साउंड का क्या हो रहा है, रिपीट होना, कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको, इट्स कॉल्ड एन इको, इको इज कॉल्ड अ प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि और गूंज, द्वारा गूंजना आवाज को हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप सब इको के बारे में जानते हैं। आप कहोगे भैया इको कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, तो इको प्रोड्यूस हो सकती है, उसके लिए कुछ केसेस होते हैं। तो भाई पहला केस तो मैं बताना चाहूँगा आपको, इको उसे कैलकुलेट करेंगे कितनी डिस्टेंस पे करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इको क्या होता है, खाली स्पेस में, खाली सरफेस में होता है, और कम से कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस सुनने की क्षमता, मिनिमम डिस्टेंस वाला कितनी होनी चाहिए, टकरा के वापस आया। तो यहाँ पे उसको कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेट कैसे करेंगे इको को, हाउ टू कैलकुलेट टू इको, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हियर टू एन इको। तो वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्शन साउंड सेपरेटली ओनली इफ देयर आर इज टाइम इंटरवल, किस टाइम इंटरवल में, 1/10 ऑफ द सेकेंड बिटवीन दैम, उनके बीच में डिस्टेंस का कितना होता है, मतलब टाइम कितना लगता है, 1/10, मतलब इतना कम से कम समय कितना लगता है, 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड, सही है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब जितना समय उसे जाने में लगता है उतना समय आने में लगता है, और दोनों का मिनिमम समय, मिनिमम टाइम वो 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड, सही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप सबको फर्स्ट मेरे चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट एक मोशन वाले चैप्टर में, कि स्पीड इज टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। तो हमें एयर में स्पीड कितनी होगी, एयर में स्पीड कितनी होती है साउंड की, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट ए 20 डिग्री सेल्सियस, जो बाहर का 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, 344 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, ठीक है। टाइम मैंने बताया था 1/10 मिनिमम टाइम ही, तो 0.1 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालनी, तो वेलोसिटी इजल टू स्पीड इजल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इजल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ओ स्पीड, डिस्टेंस इजल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इजल टू 344 इंटू 0.1, तो 34.4 मीटर कम से कम डिस्टेंस हमें चाहिए होगी, कम से कम डिस्टेंस कितनी, 34.4 मीटर, सही है, कम से कम डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने कराया है, इसको देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, तो अब मेरे ख्याल से आपको यार ये समझ में आ गया होगा। मैंने आप बहुत मेहनत से नोट्स बनाए थे यार, 1 लाइक तो बनता है इसके लिए, ठीक है। और मैंने पहले पार्ट में आपको काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, तो आपको मेरे ख्याल से साउंड ईजी लग रहा होगा, ईजी चैप्टर है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है ए मेन क्लैप्स,
ए मैन है, एक आदमी है, क्लैप्स इन अ हैंड्स नियर द माउंटेन, ठीक है, माउंटेन के पास खड़ा, देन हियर्स द इको, क्या सुनना है, इको सुनना है, कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। जो क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है यार, ध्यान से सुनना इसको, क्या है, 4 सेकंड बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकला रहता हूँ इसको, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यार समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैन claps his hands near a mountain and a speed hears to end the echo after 4 seconds। 4 सेकंड बाद क्या सुनता, वो इको सुनता, मतलब अपनी आवाज़ को दोबारा सुनता 4 सेकंड बाद। इफ़ द स्पीड अंडर द कंडीशन भी 330 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड ऑफ साउंड है उस कंडीशन में वो 330 मीटर पर सेकंड है। अलग 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 साउंड की स्पीड होती है। मैंने आपको बताया था, जितनी गर्मी होगी उतनी तेज क्या होगी इसकी स्पीड, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द मैन, और माउंटेन से आदमी तक की डिस्टेंस बतानी कितनी होगी। तो यार मैंने एक बात बताओ आप, मैंने आपको बताया था कि टाइम जितना जाने में लगता है तो उतना कितना लगता है आने में लगता है। तो मैं ये आदमी है, ये गया टाइम 2 सेकंड यहाँ गए, 2 सेकंड यहाँ आए, तो टोटल टाइम कितना दे रखा है 4 सेकंड। 4 सेकंड ऐसे हुए ही 4 सेकंड, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे कितना लगाओगे आप, 2 seconds, because the sound go from a man and a mountain and the return to the man is 4 seconds। 4 सेकंड बाद क्या होता है, लौट के आता है। तो आप टाइम कितना लगाओगे यहाँ पर, 2 seconds लगाओगे, और स्पीड वो लगाओगे जो हमें दे रखी है, सही है। तो आपको समझ में आया होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, या टाइम इज इक्वल टू 4/2 2 सेकेंड्स कैसे आया। ओके, आगे समझ, जितना टाइम हमें जाने में लगता है उतना ही टाइम में क्या लगता है आने में, मतलब जितना टाइम गए उतना टाइम में आए लौट के। तो ये पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है, तो भाई टाइम कितना लगाओगे, यहाँ से जाने तक का लगाओगे ना कि वापस आने तक का लगा लो, टाइम कितना है 2 सेकेंड, सही है। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस के लिए टाइम कितना लगाओगे आप, 2 सेकेंड्स लगाओ, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आती है, तो जिसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो कितना आएगा 660 मीटर। तो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, सही है, खाली स्पेस में 660 मीटर, और मैन से उसकी डिस्टेंस कितनी 660 मीटर है, मतलब 660 मीटर, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन था बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको समझ में कि 4 सेकंड आफ्टर 4 सेकंड बाद सुनाई दी, मतलब 2 सेकंड जाने में लगे, 2 सेकंड में आने में लगे, तो कितना हुआ 4 सेकंड है ना, हुआ है। तो सही है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने आ रहा हूँ आपको कि इंसान की सुनने की क्षमता कहाँ से कहाँ तक है, वो किस पे डिपेंड होती है, हमारी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्वेंसी, किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अब वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक फाइटर प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए वो बहुत, उसकी आवाज़ क्या होती है, बहुत होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब वो आपसे कई किलोमीटर दूर है, कई हजार, मतलब 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर है, हवा में उड़ रहा है, तो उसकी आवाज़ आपको धरती से इतनी जोर से सुनाई देगी ना, कुछ कहने की नहीं। अगर आप मान लीजिए, अगर आपके घर के ऊपर से मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे हो नहीं सकते ऐसा, मान लेते हैं कि आपके घर के ऊपर से क्या है, फाइटर प्लेन जा रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी साउंड इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि आपके कान के पर्दे जो होते हैं डैमेज हो सकते हैं, ईयर ड्रम्स डैमेज हो सकती हैं, सही है, डैमेज हो सकते हैं। तो तो आपकी सुनने की क्षमता कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो यही तो हमारे बताती है। तो आप अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन लेते हो तो आपके कान फट सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम सुनते हो तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता। रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज नो। सो इसकी जो क्षमता होती है इंसान के कान की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इज नोन एज द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग द ह्यूमंस, सही है। अगर इससे ज़्यादा सुनेंगे तो कान के पर्दे फट सकते हैं, और इससे कम सुनेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। द साउंड ऑफ अ फ्रिक्वेंसी लोअर देन द 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड अगर 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। द साउंड फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड आपने जानते होंगे अल्ट्रासाउंड क्या होता है। तो इसे हम पथरी, मतलब स्टोन वगैरह चेक करने किडनी में इसका इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड के, या कोई हड्डी ब्रोकन हो गई तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। आप क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है, सही है। अब आपको बताता हूँ सोनार क्या होते हैं, सोनार्स। तो आप सोनार के बारे में सब जानते होंगे। सोनार, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने बुक में NCERT बुक में एक फिगर है,
मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। पहले उसे देखते हैं, फिर समझते हैं सोनार होता क्या है। तो ये पे डिस्कस कर देते हैं सोनार होता क्या है। तो ये आ गया, ये फ़ोटो देखिए, पिक्चर है। तो इस पिक्चर में क्या देखा आपको, एक शिप दे रखी है, बोट या शिप कुछ भी हो सकता है, और ये वाटर की सरफेस क्या तैर रहा है। ये क्या है, ट्रांसमीटर। ये क्या है, डिक्टेटर मतलब रिसीवर। मतलब क्या हुआ, ये सी बैड, ये मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ये जो होता है ये जो होता है गहराई, मतलब डीपनेस ऑफ नापने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। सोनार का हम डीपनेस नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोनार बहुत ख़तरनाक होता है, ये मरीन लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। ये मरीन लाइफ को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। आपने पिक्चर देखी होगी द गुड मर्मेड, उसमें क्या होता है, ऐसी सोनार की वजह से मरीन लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है या। सो ये अच्छे नहीं होते हैं सोनार, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इंसान को, जब इंसान की हालत ख़राब हो सकती है, तो मरीन है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं अंदर, पानी के अंदर क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं होता। बट ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, डीपनेस ऑफ वाटर चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ये डाटा कलेक्ट करती है, सही है। तो इसके हम इस्तेमाल सोनार को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो डीपनेस ऑफ वाटर, और पानी है, अगर ये इतनी गहराई पे होगा तो यहाँ पे टकरा के वापस चले आएगा, तो बताता है कि इतनी डीप में है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो और इससे ज़्यादा, मतलब ये ऐसा करके चेक करते हैं, सही है। डीपनेस ऑफ वाटर चेक करने के लिए क्या करते हैं, सोनार का इस्तेमाल करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है ये, ठीक है। इसलिए सोनार का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिट करता है, टकरा के क्या आता है, वापस आता है, तो क्या करते हैं, सोनार का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझ में आएगा सोनार क्या होता है। चलिए मैं अपने लेक्चर में पढ़ाता हूँ। तो सोनार क्या होता है, मेरे नोट्स में पढ़ते हैं सोनार क्या होता है। द वर्ड्स सोनार स्टैंड फ्रॉम द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेंजिंग का आप समझते हैं, नेविगेशन। सोनार इज apparatus or device which is used to find the depth of the sea or to locate the under the water things like source of fish, shipwreckers, एमी, सबमरीन, सही है। तो इसमें इस्तेमाल की जाती है डीपनेस ऑफ वाटर को चेक करने, डेप्थ ऑफ द सी, वाटर लोकेटेड इन द अंडर द वाटर, ओके। Now we have to discuss the sonar apparatus consists of two parts, a transmitter for emitting ultrasonic wave। अल्ट्रासोनिक वेव आप जानते हैं 20,000 हर्ट्ज से इसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। रिसीविंग फॉर डिटेक्टिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। रिसीव क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो क्या करती है, ट्रांसमीटर के द्वारा क्या करती है, रिसीव कर लेती है। रिसीवर के द्वारा रिसीव करती है, जो डाटा होता है सब कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये वही पिक्चर है, थोड़ी साफ नहीं बनी है, ठीक है। तो थोड़ी सी धुंधली आगे प्राइड हो गया है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया, बहुत इजी था ये। तो अब मैं आपको बताऊँगा बैट्स के बारे में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। बैट्स यूज टू अल्ट्रासाउंड टू फ्लाई एट अ नाइट। चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता, आप सबको मालूम है बात। चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट। मतलब रात में देखो चमगादड़ उड़ती है रात में। चमगादड़ दिन में थोड़ी नहीं उड़ती है, रात में उड़ती है, ठीक है। तो बिना टकराए ये हवा में क्या उड़ती है, उड़ जाती है, ड्यू टू द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड। मतलब ये पहले क्या करती है, अपनी एक साउंड वेव फेंकती है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ऐसा करके मतलब ऑब्जेक्ट जैसे हम ईजिली ये उड़ती है, घर में उड़ती, मतलब उड़ती है रात को। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे दीवार है, यहाँ पे दीवार आ गई, तो ये क्या करती है, अपनी अल्ट्रासाउंड वेव से द्वारा क्या करती है, इसके टकराए क्या आती है, वापस आ जाती है। क्या आती है, वापस आ जाती है, सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पे इतनी दूर पे है, तो इससे यहाँ इससे पहले क्या होना, मुड़ना। तो ये रात में क्या होती है, टकराती नहीं है। तो क्या रात को चमगादड़ नहीं देख पाती है, ठीक है, बिकॉज यूजिंग द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड का मतलब है कि आसानी से क्या करती है, उड़ जाती है। टू सर्च देयर अ प्रे लाइक अ फ्लाइंग इंसेक्ट। अब किसको ढूंढती है, एक इंसेक्ट को ढूंढती है खाने के लिए। बैट्स फ्लाई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्टिकल बाय द मेथड ऑफ इकोलेशन। इकोलेशन वही अल्ट्रासाउंड में वो फेंका और टकरा के क्या है, वापस आए, इसको बोलते हैं इकोलेशन। इकोलेशन के बारे में जानते हैं। बैट सर्च Bats search their prey like a flying insect at a night. They are method of echolation. Due to echolation की वजह से होती है, ठीक है। तो इजी है। Characteristics of sound,
करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साउंड की, याद 2 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पढ़ते हैं क्या होते हैं। एंड द साउंड हैज़ थ्री होते हैं, माफ कीजिएगा, 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। है, मैं बताऊंगा क्या होते हैं। लाउडनेस क्या होती है आप जानते हो? द लाउडनेस ऑफ अ डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होती है क्या होगी, लाउडनेस होगी। आप जोर से चिल्लाते हो, आपकी लाउडनेस बढ़ जाती है, मतलब आपका जो वेव का कर्व है वो ज़्यादा लंबा ऊँचा होने लगता है, तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं लाउडनेस क्या होती है। द ग्रेटर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड लाउडर देन द साउंड विल बी, हम जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा अगर बोल देते हैं तो क्या होता है, लाउडनेस हो जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ जोर से, तो क्या होती है, लाउडनेस बढ़ जाती है। ओके, तो अब बात करते हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड, देखा स्मॉल एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड, पिच स्पेस साउंड है, स्मॉल साउंड सॉफ्ट साउंड। लार्ज एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, सही है। अब हम बात करेंगे पिच की। अब पिच की बात करते हैं, पिच क्या होता है, तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड मेजर इन डेसिमल। अच्छा, लाउडनेस ऑफ साउंड को हम किस उसमें मेजर करते हैं, डेसिमल में है, इसकी यूनिट होती है लाउडनेस ऑफ साउंड की, वो होती है डेसिमल, डेसिबल है। अब पिच की बात करते हैं, पिच क्या होता है, तो पिच क्या करता है, हमारे फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी हमारी ऊंची क्या होगी उसकी, मतलब जल्दी जल्दी क्या होगी उसकी, पिच होगी। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग, द पिच ऑफ अ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। द हाई पिच, द हाई फ्रिक्वेंसी, लो पिच, लो फ्रिक्वेंसी, इजी क्वेश्चन था। low pitch low frequency, yeah, the low frequency of a sound wave, low pitch sound, yeah, high frequency of sound wave, high pitch sound, easy था। समझ में आया कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस साउंड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और पिच फ्रिक्वेंसी पे। अब बात करेंगे क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड अपॉन द शेप, शेप पे डिपेंड करता है, साउंड वेव पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूस बाई इट, सही है। तो फ्लूट की देखिए, फ्लूट का कर्व कैसा बनना है, फ्लूट का कर्व बनना है ऐसे, देखिए कितना इजीली स्मूथ कर्व, ये देखिए। और वायलिन का कर्व ऐसे, देखिए कैसे कर्व बनने है वायलिन का, जिगजैग, ठीक है। द शेप ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय द नोट प्लेड बाई फ्लूट, फ्लूट के द्वारा, और ये किसके द्वारा, वायलिन के द्वारा। शेप ऑफ द साउंड वेव्स व्हेन अ सेम नोट प्लेड बाई वायलिन, ठीक है। द ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझाया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे, पिच फ्रिक्वेंसी पे, और क्वालिटी शेप्स पे, शेप ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा होगा। द ह्यूमन ईयर क्या होता है, द ईयर्स आर सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प टू हियरिंग द साउंड, सुनने की जो सकते हैं, जिससे हम सुन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। आप जानते हैं ईयर के बारे में। देर आर द कंसिस्ट ऑफ 3 कंपाउंड्स, 3 भागों में बना हुआ है ईयर्स, आउटर ईयर्स, मिडिल ईयर और इनर ईयर, अंदर का, बाहर का और आउटर का, जो आप देखते हैं जो दिखता है इजीली। मिडिल जो ईयर ड्रम वगैरह होता है, और इनर जो उसके अंदर भी और होता है। द पार्ट्स आर ईयर्स व्हेन टू आउटसाइड द head is called the outer ear. The outer consists of broad part is called pinna. About the 2-3 centimeter long piece is called a ear equal. यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया ह्यूमन ईयर का, ये डायग्राम बनाया नहीं है, स्क्रीनशॉट लगे यहाँ पे लगा दिया है मैंने यहाँ पे। तो पिन्ना, साउंड वेव एंटर द हेयर, साउंड इससे यहाँ से हेयर जाती है, ये ईयर कैनाल है, ठीक है, जैसे पाइप होता है वही इनर कैनाल, ये ईयर ड्रम, सही है, जहाँ से टकराती है। अगर ये डैमेज हो जाता है तो ये क्या होता है, हम सुन नहीं सकते। 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनते हैं, या ज़्यादा हेडफोन और उसका इस्तेमाल करते हैं ईयर पे, तो ईयर को हार्म क्यों हो सकता है, हार्म हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो ये मिडिल, ये आउटर, ये मिडिल, ठीक है, और ये इनर नर्व्स, जो जहाँ से सुनने के हमारे ब्रेन तक क्या होता है, सिग्नल पहुँचाता है, ओवल विंडो, ठीक है। तो ये तो इसमें दे रखा है। अब मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में इजी दे रखा थोड़ा, तो एनसीईआरटी का इजी भी, या इसमें बिल्कुल सही दे रखा, पिन्ना, हैमर, स्ट्रिंग, ओवर विंडो, ऑडोरिटी नर्व, कॉलेला, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल, स्टोमेटल ट्यूब्स, है। तो ऑर्डिनरी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज, ईयर, है।
ह्यूमन ईयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं जानकारी यार। आज के लेक्चर में बस इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था, बहुत छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। आज ये आखिरी लेक्चर था, बट इसके बाद में आपको इसके क्वेश्चंस और चैप्टर आपका आखिरी था ये, और इसके बाद क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ आपको करने हैं। तो NCERT क्वेश्चन तो आपको यार 100% करके लाने हैं। इनके सॉल्यूशन में आपको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, अपने प्रैक्टिस सेट NCERT सॉल्यूशन का जो होगा। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप पे बुक नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके। और मेरे ख्याल से आपको ये कर सकते हैं। और मैं प्राइवेट बुक से भी आपको क्वेश्चन देना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे प्राइवेट बुक भी रख रखी है, इसमें से मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे खोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने उसके प्राइवेट बुक के वो क्वेश्चंस खोल दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा हेल्दी ईयर ड्रम होता है और ये हमारा डैमेज ईयर ड्रम होता है। ये दिख रहा है आपको, ये डैमेज होता है। तो विच पोएट्री प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड लीड्स टू इनफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ इकोज। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लिख करके लाने हैं। मैं ये 16 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको करने हैं। और भी शायद इसके बाद क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बस 16 क्वेश्चन काफ़ी हैं, और कुछ लॉन्ग्स भी दूंगा। अगर आप कर सकते हैं कर लीजिए, मैं आंसर इसके 37 तक डाल दूंगा। और आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये सब इजी है। अगर आपको यार ये हमारे यार वीडियो अच्छी लगी तो यार उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और मैं रहा हूँ आपके लिए ऐसी एक और वीडियो लेकर आऊँगा अमेजिंग सी। और इसके बाद हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। CBSE में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा भी खूब सारे क्वेश्चन जो है वो सब करेंगे। तो मैंने आज का टॉपिक पर इतना ही है, ज़्यादा नहीं लंबा नहीं रखा है मैंने, छोटा सा टॉपिक था, इजीली कवर हो गया। और है तो ज़्यादा कुछ नहीं था, इजी चैप्टर था ये साउंड। अगर आप और भी समझना चाहते हैं तो मेरे नोट्स ज़रूर पढ़िएगा यार। नोट्स के ऊपर यार मैं बहुत मेहनत की है, तो उनको यार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो गाइस थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे मेरी ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। मैं राम आपके लिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, बाय।